सोचते रहने से उम्र निकल जाएगी, मेहनत करने से जिंदगी संवर जाएगी। मैं दीपक सर आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत, वेलकम सब कुछ करता हूं। आज की क्लास के अंदर हम लोग 12th क्लास इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 1950 से 1990 के बीच का 12th है और पार्ट 4 करेंगे। हमने पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 को हमने अच्छे तरीके से करा है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें मिलेगी। एक बार उस प्लेलिस्ट को जरूर देखना, इतनी अच्छी वीडियो डली हुई है ना, इतनी अच्छी क्लासेस की वीडियो डली हुई है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। गाना गाने और गाना गुनगुनाने से या आपको फोन चलाने से, गेम खेलने से, इंस्टाग्राम की जो रील स्क्रॉल करते हैं उससे आपके मार्क्स नहीं आने वाले। आप लोगों के मार्क्स मेहनत करने से आएंगे। सोचने से, बोला ना, सोचने से उम्र निकल जाएगी और मेहनत करने से जिंदगी संवर जाएगी। चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। आज को जो हम लोगों का टॉपिक है, आज जो है हम लोगों का टॉपिक, हम लोगों ने ये सारी चीज कवर कर ली थी। आज हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे पैमाने के उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हिंदी में बोलते हैं छोटे पैमाने के उद्योग, ठीक है। 1955 में गांव के इलाकों में, विलेज और स्मॉल एरिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ज्यादा खुलवाने के लिए कमेटी का गठन करा गया, जिसका नाम रखा गया कार्ब कमेटी, ठीक है। द लिमिट वॉज 5 लाख रुपीज एंड प्रेजेंटली इन्वेस्टमेंट इन पार्ट ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट 10 करोड़। मतलब जब 1950 के अंदर, 1955 के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए काम करा, तो इसको सरकार ने बोला कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर जिसका 5 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट होगा वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाएगी। ऐसे उद्योग, ऐसी कंपनियां, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख है या उससे कम है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाती है, एसएसआई कहलाती है। और आज प्रेजेंट के समय में जिसकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ है, नॉट मोर देन 10 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा है वो नहीं कहलाएगी, 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाएगी, छोटे पैमाने के उद्योग कहलाएगी। छोटे पैमाने के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए। उनको बचाने के लिए, छोटे पैमाने उद्योगों को बचाने के लिए सरकार ने विदेशों से सामान मंगाना बंद कर दिया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी लागू कर दी, आयात प्रतिस्थापन नीति लागू कर दी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी में क्या था, विदेश से अगर कोई सामान मंगाएगा तो यहां पर कंपटीशन बढ़ जाएगा और ये जो बेचारे छोटे पैमाने के जो उद्योग है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की क्या हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी। इसीलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी आईएसपी को लागू करा। अब छोटे पैमाने के उद्योग को क्यों बढ़ावा दिया, रोल क्या है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं, रोजगार परक होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं एक्सपोर्ट के अंदर। जब ये सामान देश के अंदर उत्पादन करेंगे तो हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, यहां का सामान विदेश जाने लग जाएगा, ठीक है। वेलफेयर ऑफ पब्लिक का, समाज का भला करने के लिए। और भी है इसके अंदर स्मॉल इन्वेस्टमेंट, स्मॉल कम पैसों में ही छोटे पैमाने का उद्योग चालू हो जाता है, इसीलिए सरकार ने इसे बढ़ावा दिया। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, लोचशीलता पाई जाती है। लोचशीलता का मतलब हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हम शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, जो बड़े बड़े कारखाने हैं, उसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते। छोटे पैमाने उद्योगों को हम लोग क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। समझ में आया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री छोटे पैमाने के उद्योग है जिसमें 5 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट उस समय थी, अब 10 करोड़ के आसपास की करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे बोला एक पीसी महालनोबिस जी थे,
पीसी महालनोबिस, ही इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। जो हमारे देश के अंदर प्लानिंग हुई थी, योजना बनाई गई थी, जो प्लानिंग बनी 1990 से लेकर 1950 से लेकर 90 के बीच की जो प्लानिंग बनी, उस प्लानिंग के फादर बोला जाता है, आर्किटेक्ट बोला जाता है। ठीक है। ही स्टार्टेड द जनरल संख्या, ही स्टैब्लिश द इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूशन, इन्होंने ही इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूशन, देखो बोलो ना, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूशन। सेकेंड 5 ईयर प्लान कंसिडर पीसी महालनोबिस। सेकेंड, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें ये इन्होंने ही प्लान बनाया था, सेकेंड 5 ईयर प्लान। ठीक है। फिर उसके बाद फॉरेन ट्रेड क्या है, विदेशी व्यापार क्या है, विदेशी व्यापार। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब आयात प्रतिस्थापन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी। मतलब क्या था, ये हमारा भारत और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सरकार ने 1950-1955 में क्या लागू करा कि विदेश से सामान यहां पर नहीं आएगा, इंपोर्ट नहीं होगा। यहां से सामान बाहर तो भेज सकते हैं लेकिन वहां से सामान आएगा नहीं। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अपनाई, आयात प्रतिस्थापन नीति अपनाई। क्यों अपनाई? अगर मान लो वहां से सामान आता, वहां का सामान सस्ता, देखने में अच्छा, तो लोग वापस से विदेशी सामान खरीदने लग जाते, विदेशी कंपनियां चल जाती, हमारे देश में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो क्या हो जाती, वापस बंद हो जाती, हमारे देश पर वापस से विदेशों का राज हो जाता, हमारे देश में वापस से किसका राज हो जाता, विदेशों का राज हो जाता। जिस कारण से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी, आयात प्रतिस्थापन नीति आई कि विदेश से जो सामान आता है वो विदेश से नहीं मंगाना, अपने ही देश में उत्पादन करना है। क्योंकि अगर हम लोग उसे विदेश से मंगाएंगे तो हमारे देश की जो छोटी छोटी कंपनियां वो कंपटीशन नहीं सहन कर पाएगी और कंपनियां वापस से क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब ये आयात प्रतिस्थापन नीति लेकर आ गई। कैसे लेकर आए? सरकार ने क्या करा, सरकार ने टैरिफ मतलब टैक्स बढ़ा दिया, कर बढ़ा दिया। अगर कोई यहां से सामान, वहां से सामान, वहां से सामान अपने देश में मंगाता है तो टैरिफ ज्यादा देना पड़ेगा। जब टैरिफ ज्यादा देना पड़ेगा, लोगों पर जोर पड़ गया, लोगों ने सामान नहीं मंगाया। सरकार ने कोटा फिक्स कर दिया कि अगर तुम विदेश से सामान मंगाओगे तो सिर्फ इतना ही सामान मंगाओगे। अब टैरिफ महंगा हुआ तो लोगों ने सामान मंगाना बंद कर दिया। सरकार ने कोटा भी जानबूझकर क्या कर दिया, कम डिसाइड करा, जिससे विदेश से सामान बहुत कम आएगा और हमारे देश की कंपनियों को कंपटीशन ही नहीं होगा, हमारे देश की कंपनी आगे बढ़ जाएगी। ठीक है। समझ आया? तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है। अब ये जो हमारा रिफॉर्म पीरियड था, इसके गुड इफेक्ट क्या है, मतलब गुण क्या है? सबसे पहला गुड इफेक्ट, देश की इकोनॉमी जो थी, जीडीपी, वो 0.5 थी हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर, मतलब 1950 के आसपास और उससे पहले। वो बढ़ने लग गई, हमारे देश की जीडीपी क्या हो गई, बढ़ने लग गई। कितनी बढ़ने लग गई? 5.2 के अप्रोक्स बढ़ने लग गई। 5.2% क्या, पहला 0.5 थी, 5.2 के आसपास तो बढ़ी ना हमारे देश की जीडीपी। पहला फायदा समझ में आया? तो जीडीपी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। दूसरा फायदा, हमारे देश में जो पब्लिक इंटरप्राइजेस खुल गए, सरकारी कंपनियां, सार्वजनिक कंपनियां,
हमारे देश में सार्वजनिक कंपनी खुल गई, ठीक है। हमारे देश के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हमारे देश में क्या आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ग्रीन रिवैल्यूएशन, ठीक है, रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, जिस कारण से जो फूड ग्रेन्स है उसमें हमारा देश क्या हुआ, आत्मनिर्भर हुआ, आत्मनिर्भर हो गया फूड ग्रेन्स के अंदर। फिर और क्या हुआ, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंट हो गया। सेल्फ रिलायंस का मतलब हमारे देश में फाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो अच्छी हो गई, और सेल्फ सफिशिएंट में हमारा देश फूड ग्रेन में क्या हो गया, फूड ग्रेन में आत्मनिर्भर हो गया, ठीक है, समझ में आया। फिर क्या हुआ और फायदा बताओ, हमारे देश के अंदर पांचवा फायदा, आयात प्रतिस्थापन नीति से, मतलब फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी से, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी से क्या हुआ, जो हमारे एसएसआई हैं, छोटे पैमाने के जो उद्योग हैं, ये क्या हो गए, सेव हो गए, इनका बचाव करा गया, ठीक है। ये सारे हमारे अच्छे काम हो गए ना, हरित क्रांति आई, ये सारी चीज करी गई, तो हमारे देश की इन सबसे क्या हो गया, हमारे देश में लोगों को रोजगार मिलने लग गया और जीडीपी आगे बढ़ गई। जीडीपी क्या हो गई, आगे बढ़ गई, जीडीपी क्या हो गई, आगे बढ़ गई, ठीक है। फिर और क्या फायदा हुआ, ये हमारा फायदा हो गया। अब इसके कुछ नुकसान भी हुए। नुकसान क्या था, बैड इफेक्ट, दोष। शुरुआत में 1950 से लेकर 1980 तक जीडीपी इंक्रीज हुई, बट उसके बाद जो हमारे देश की जीडीपी जो है ना, वो डिक्लाइन होनी चालू हो गई, डिक्लाइन होनी चालू। शुरुआत में तो बहुत अच्छा इफेक्ट नजर आया, फिर उसके बाद जीडीपी क्या हो गई, धीरे धीरे कम होने लगी, ठीक है। दूसरा, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसका भी इफेक्ट लो होने लग गया, उसका भी प्रभाव क्या हो गया, लो होने लग गया। हरित क्रांति का प्रभाव क्या हो गया, निम्न होने लग गया। और क्या हुआ, और ये हुआ जो हमारे देश की जो गुड्स की क्वालिटी है, ठीक है, गुड्स की क्वालिटी क्या थी, बैड थी, बिकॉज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। ठीक है, मतलब आयात नहीं होता था, जिस कारण से कंपटीशन नहीं हुआ, जिस कारण से जो हमारे गुड्स की, जो हमारे वस्तु की जो गुणवत्ता थी वो बेकार थी। उस कारण से क्या हो गई, हमारे गुड्स की गुणवत्ता क्या हो गई, बेकार होने लग गई। ठीक है, फिर और क्या हुआ, चौथा पॉइंट, सरकार के ऊपर महाभार,
huge burden on पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के ऊपर, सरकारी कंपनियों के ऊपर भार पड़ने लग गया, सरकार के ऊपर क्या हो गया, भार आने लग गया। क्यों? क्योंकि ये सारी कंपनियां लॉस में जाने लग गई। सरकार ने क्या करा, सरकारी कंपनी ज्यादा खोली थी उस समय में, तो क्या हो गई, सारी कंपनियां लॉस में जाने लग गई। 100% एफिशिएंसी मतलब प्रतिबद्धता से कार्य नहीं होता था। 100% एफिशिएंसी से काम नहीं होता था, क्योंकि देखो तुम्हें पता है सरकारी स्कूल के अंदर तुम जाओगे, सरकारी स्कूल का बाथरूम और सरकारी स्कूल का क्लासरूम दोनों एक जैसा है। सरकारी स्कूल का बाथरूम और सरकारी स्कूल का क्लासरूम दोनों एक जैसा है। बाथरूम भी टूटा हुआ, क्लासरूम भी टूटा हुआ। समझ में आया? ठीक है, तो वही स्थिति यहां पर सरकारी कंपनी में। आज स्कूल में क्या होते हैं, सरकारी टीचर जाते हैं, बैठ कर आ जाते हैं। 80% टीचर ऐसे हैं जो नहीं पढ़ाते, 20% पढ़ाते हैं, अच्छे टीचर भी हैं। ठीक है, समझ में आया? फिर और क्या हुआ, सरकारी कंपनी के अंदर करप्शन, भ्रष्टाचार होने लगा, भ्रष्टाचार होने लग गया, लीकेज, चोरी होने लग गई। किसकी? टैक्स की चोरी होने लग गई। तो अब फायदा भी था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले फायदा ही बताया, ये नुकसान बता दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, हमने गुड इफेक्ट भी कर लिए, हमने बैड इफेक्ट भी कर लिए, तो अब हमारा क्वेश्चन आता है विच वे टू गो, विच वे टू गो, कौन सा रास्ता अपनाएं। ठीक है, अब विच वे टू गो, जब हमें पता लग गया कि हमारे देश की सरकारी कंपनियों में सरकारी जो लोग हैं वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार हो रहा है, लॉस हो रहा है, सरकार के ऊपर भार आ गया। ठीक है, तो उस समय 1991 के समय में हमारे देश के जो फाइनेंशियल मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। उस समय हमारे देश के 1991 में फाइनेंशियल मिनिस्टर जी डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे? फाइनेंशियल मिनिस्टर थे। और इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन थी, इतनी ज्यादा लॉस हमारे देश की सरकारी कंपनियों को हो रखा था, हमारे देश की जो इकोनॉमी थी वो लगभग मान लो 100 से भी नीचे थी। अभी 100 जो देश हैं उससे भी नीचे, बहुत बेकार कंडीशन थी। हमारे देश में सिर्फ 15 दिन देश चलाने का खजाना बचा हुआ था। 15 दिन देश चलाने का खजाना बचा हुआ था सिर्फ। 15 दिन बाद हमारा देश नहीं चल सकता था, भुखमरी के हालात हो जाते। 15 दिन तक हमारे देश में बस खाने पीने का सामान पड़ा हुआ था और नहीं था सामान। तो हमारे देश के जो उस समय फाइनेंशियल मिनिस्टर थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने विदेश से कर्जा लिया 330 करोड़ के आसपास का। ठीक है, विदेश से कर्जा लिया 330। सोचो, सिर्फ हमारा देश अब 15 दिन तक चलेगा। एक समय ऐसी स्थिति थी 1991 के अंदर हमारा देश सिर्फ 15 दिन तक चल पाता, इतना ही पैसा हमारे देश के पास पड़ा हुआ था। हमारे देश के फाइनेंशियल मिनिस्टर, उन्होंने दिमाग लगाया, पढ़े लिखे इंसान है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंसान है, इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा खासा ज्ञान है। वो 330 करोड़ के आसपास फिगर आउट देख रहे ना, नेट पर सर्च मानना, 330 करोड़ के आसपास वहां से पैसा उधार लेकर आए विदेश से। ठीक है, पैसा लेकर आए और उन्होंने NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का निर्माण करा, इसको लॉन्च करा। नई आर्थिक नीति 1991 में। 15 दिन का खजाना बचा हुआ है, क्या करें, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, विदेश से पैसा उधार लेकर आए और नई आर्थिक नीति का निर्माण कर दिया।
और ये आर्थिक नीति थी एल, पी और जी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, औद्योगिकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उन्होंने ये पॉलिसी लागू कर दी, इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करा हमारे देश के ऊपर। और आज जब 2014 में प्रधानमंत्री का पद उन्होंने छोड़ा, 1991 के अंदर फाइनेंशियल मिनिस्टर थे, बाद में ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। बाद में ये हमारे देश के क्या बने? मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। और जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद 2014 में छोड़ा था, तब हमारे देश की इकोनॉमी उसी समय विश्व में तीसरे नंबर पर थी। उसी समय विश्व में तीसरे नंबर पर थी, सॉरी तीसरे नहीं, चौथे नंबर पर थी। उसी समय हमारे देश की इकोनॉमी विश्व में चौथे नंबर पर थी। और आज हमारे देश की इकोनॉमी कहां खड़ी है वो तुम खुद देख सकते हो। उन्हीं की देन है। उन्हीं के समय जो एलपीजी पॉलिसी आई, उन्हीं की देन है जो आज हमारे देश का विश्व में जो डंका बज रहा है ना, खोखला डंका बज रहा है। बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, समझ में आया? लेकिन उन्होंने हमारे देश की इकोनॉमी को अर्थ से 15 दिन का खजाना, सोचो 15 दिन के खजाने से अर्थ से कहां पहुंचा दिया? फर्श पर पहुंचा दिया, फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। मतलब गिरे हुए देश को आगे इतना ज्यादा आकर लेकर आ गया। और उनके जाने के बाद आज हमारा देश दूसरे नंबर की इकोनॉमी पर भी नहीं आया, और बहुत साल लगेंगे दूसरे नंबर की इकोनॉमी में आने में। समझ में आया? फिर उसके बाद हमारे चैप्टर के अंदर नई आर्थिक नीति 1991 की जो पॉलिसी है, ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर है, जो हम अगली क्लास के अंदर पढ़ना चालू करेंगे। समझ में आया? आज की क्लास के लिए इतना ही। अब देखो, एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता हमारे इस डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अंदरूनी बात लोगों को बताएं कि ऐसी कंडीशन थी, ऐसे ऐसे हुआ। समझ में आया?